Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपना सेशन 3 कवर कर रहे हैं फॉर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के स्टेज 2 एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। एंड आज के टॉपिक होगा हमारा लाइंस को करना है ना। कल पिछले 2 सेशन आई गेस आपने कर लिए होंगे, हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं और सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस सीरीज में मैं आपको जो भी कराऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही सही, है ना। उसमें अल्टीमेटली आप वही करने लग रहे हो जो कि इम्पोर्टेंट ही है। तो आशा करता हूँ कि आपने उसको देख लिया होगा, सारा कुछ रिवाइज़ कर लिया होगा और पूरा आपने मतलब उसको मेमोराइज़ भी कर लिया होगा। तो एक मेमोरी बूस्टर के फॉर्म में हम उसको एक बार जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कल यहाँ तक क्वेश्चन सारे के सारे कवर कर लिए थे। अच्छा, इस सीरीज़ में मैं आपको पीवाईक्यूज़ भी करा रहा हूँ, जो एलपी में आए थे वो तो करा ही रहा हूँ। बट उसके अलावा जो रेलवे वगैरह में आपके पीवाईक्यूज़ आए हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ के फॉर्म में मुझे लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लग रहा है कि भाई थ्योरी के अलावा कराने चाहिए, वो भी मैं आपको इसमें करा दे रहा हूँ। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अच्छा, एक चीज़ और कि लाइन्स के अलावा एक और आपका इसमें चैप्टर होता है जिनको हम बोलते हैं सिंबल्स, ठीक है। अब सिंबल्स में आई डोंट थिंक कि वो वीडियो देखने जैसी चीज़ है, बिकॉज़ सिंबल्स इज़ लाइक कि आपको वो देख के रटने ही होंगे। रटने क्या होंगे, मेमोराइज़ करना होगा। 3-4 बार देखोगे कि किस चीज़ का क्या सिंबल होता है, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से। तो ये वाला जो है मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक यार डिस्क्रिप्शन से उठा लेना। और या फिर आई गेस यार, अब अगर मुझे सही याद है तो अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक यही है, पेनेशिया एडू, है ना। ये बीच में अंडरस्कोर है। या फिर एक बार जो आपके क्या बोलते हैं इसको, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें से जाके देख लेना। ठीक है, तो ये कहानी है। और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन की मैं पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा या अपने एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपको ये वाली जो क्लास पीडीएफ वगैरह है वो भी मैं अपने एप्लीकेशन पे ही डलवा दूंगा। पनेशिया एडू नाम का एप्लीकेशन है, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड शुरू करते हैं हर सेशन को, है ना। अपने पास ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं है और एक्स्ट्रा बातें मुझे करना पसंद भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ज़रा क्वेश्चंस को देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। इसने क्या पूछा, इससे आपके ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो द लेंथ ऑफ A4 साइज शीट इज द विड्थ ऑफ A3 साइज शीट। क्या ये बात सही है, बताएं जरा। भैया, जो लेंथ होती है आपकी A4 शीट की, वो A3 साइज शीट की या विड्थ के इक्वल होती है। भाई, मैंने आपको याद करते टाइम ही क्या सिखाया था। देखो, जो भी चीज़ बता रहा हूँ ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये लेंथ और विड्थ है, ये आपकी A3 शीट की है, तो मैंने क्या बोला था भाई, A4 शीट में क्या होगा, जो इसकी विड्थ होगी वो इसकी क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। तो ये तो W हो जाएगा और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, L/2। बात समझ गए। तो अब अगर आपको नंबर्स भी याद भी नहीं है ना, तब भी ऐसे क्वेश्चन आएँगे तो उनको तो एटलीस्ट कर ही लेना। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? अब मैं ये बार-बार नहीं बताऊँगा कि भैया A3 शीट का ये साइज़ होता है, A4 शीट का ये साइज़ होता है। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है? चलिए, ये बोल रहा है इफ द लेंथ A1 लेंथ ऑफ A1 साइज़ शीट इज़ P। अगर आपकी A1 साइज़ क्या है? A1 की लेंथ P बता रहा है, ओके, देन इट्स विड्थ विल बी 2P। हाँ, ये एक्चुअली में ओके, ये गलत है। इसको √2p करिए, है ना? √2p। तो बोल रहा है कि अगर किसी शीट की आपकी लेंथ p होती है तो विड्थ √2p होती है क्या? ऐसा है? तो भैया ऐसा है कि लेंथ होती है √2, मतलब लेंथ और विड्थ का रेशियो क्या होता है? √2:1 होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका, अच्छा, ये आप लोग ज़रा आंसर दो, इतनी बार तो मैंने बता दिया। ये सही है क्या? या ये सही है क्या? सी वाले ऑप्शन पे आते हैं। द एरिया ऑफ 2A0 साइज़ शीट इज़, ये मैंने आपको अलग से ही बताया था फैक्ट कि A0 साइज़ की जो शीट होती है उसका एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो 2 शीट का कितना हो जाएगा? 2 मीटर स्क्वायर। तो ये भी ठीक ही बात है। अच्छा, ये मैं आपके ज़रा कंसाइंस पे छोड़ता हूँ, बी वाला ऑप्शन बताइएगा सही है या नहीं? है ना? ये तो मैंने बता ही दिया, ये सही है। अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं। अरे भैया, वो शीट के साइज़ेस मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। मन तो हो रहा है मेरा बताने का, लेकिन बताऊँगा नहीं। फ्रेंच कर्व इज़ यूज्ड टू ड्रॉ द, ये देखो अलग से मैंने कराया ही था। फ्रेंच कर्व का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्या उससे आपकी कर्व्ड रेडियस बनेगी, इर्रेगुलर कर्व बनेंगे, कर्व्ड पाथ बनेगा या इलिप्स बनेगा? बताओ ज़रा। अच्छा, ज़रा एक बात बताओ यार, ये कर्व्ड रेडियस क्या होता है? हाँ? कर्व रेडियस कुछ है नहीं, इरेगुलर कर्व्स। अब भाई देखो, आपको मैंने फ्रेंच कर्व दिखाया था,
तो उससे कर्व्ड पाथ बनाना ईज़ी होगा, एलिप्स बनाना ईज़ी होगा। मतलब इन सारे ऑप्शंस में से आपको कभी भी ना 4 ऑप्शन होते हैं, देखो कर्व्ड पाथ बनाना इसका आंसर गलत नहीं है। लेकिन हमें इन 4 ऑप्शन में ना हमेशा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखना होता है। क्या देखना है भैया? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमेशा देखा जाता है। तो अगर हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट देखना हो तो सिर्फ़ रेगुलर कर्व ही ऐसी चीज़ है जो हम फ्रेंच कर्व की मदद से बना सकते हैं। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है जिसकी मदद से हम कोई रेगुलर कर्व बना सकें इंस्टेड ऑफ योर फ्रेंच कर्व। ठीक है? बात समझ गए? तो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए ही इंक्लूड किया था। अच्छा जी, ये क्या है? व्हाट टाइप ऑफ स्केल इज़ द स्केल 2:1? अब बताओ यार, ये मैंने पूरा समझा ही रखा है कि अगर 2/1 हो गया, इसमें नीचे क्या होता है भई? एक्चुअल लेंथ होती है, ऊपर क्या होती है? ड्राइंग वाली लेंथ होती है। आपने एक्चुअल को बड़ा करके बना रहे हो, अगर बड़ा कर दिया तो वो क्या कर दिया? एनलार्ज कर दिया। लल्लू सी बात है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर द ड्राइंग मेड इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट? अरे देखो, ब्लूप्रिंट फटाक से बता दो यार, ये तो ब्लू कलर का कौन सा पेपर होता है? हाँ भैया, अमोनिया पेपर होता है ना, जिसके ऊपर अगर आप ट्रेसिंग देखो। अरे जैसे आपने किसी, अब मुझे कोई ड्राइंग है जो कि एज इट इज पेस्ट करनी है कहीं की कहीं, तो मैं क्या करूंगा? ट्रेसिंग पेपर पे उतारूंगा और फिर अमोनिया पेपर के ऊपर डाल के ट्रेसिंग पेपर लगाऊंगा और फिर बढ़िया मस्त से जो है उसके नीचे छप जाएगी ड्राइंग। तो अमोनिया पेपर का हम यूज करते हैं। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? सफेद कलर का होता है वो, बटर पेपर टाइप का, मतलब कैसे वो दिखता है ना आर पार। सैंड पेपर क्या होता है? पेंसिल को शार्प कर सकते हो सैंड पेपर की मदद से। ठीक है? अब जैसे कि आपकी जो वो वाली पेन, अच्छा मैंने क्या बोला था? पेंसिल दो शेप में होती है ना, एक कॉनिकल होती है, एक ये वाली होती है। तो जब आपको ऐसे वाले शेप में करनी होगी तो हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं मोस्टली। वैसे कुछ लोग उसका भी यूज़ कर लेते हैं, ब्लेड का। खैर, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स इन द टिप ऑफ अ पेंसिल? पेंसिल की बात हो रही है। ग्रेफाइट है, क्ले है, लेड या ग्रेफाइट है, क्ले एंड लेड है। भाई, टिप ऑफ पेंसिल में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अब यार, ये जो छोटे-मोटे सवाल है ना, यहीं पे तो बच्चा कन्फ्यूज़ होता है कि अब उसे लग रहा होगा कि यार मैं, सर ने तो ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये बताया था। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि या तो पेंसिल की टिप में ग्रेफाइट मिलेगा या आपको क्या मिलेगा? क्ले। ठीक है? तो मेरे वर्ड्स को बस ध्यान से सुन लोगे ना थ्योरी के, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट एंड क्ले। अच्छा, ये वाले को समझते हो ना? इसको चिज़ल बोला जाता है, चिज़ल। बोलते हैं ना, चिज़ल्ड बॉडी है एकदम। खैर, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट ग्रेड ऑफ पेंसिल? अब ये बता दो यार, मैंने तो पूरी आपको स्केल बताई थी। यहाँ पे क्या होता था? एक फाइन पेंसिल होती थी, फिर एचबी पेंसिल होती थी, फिर आपकी बी पेंसिल आ जाती थी। तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है भैया? बी वाली पेंसिल होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वो भी नहीं दिया इसका, क्या बोलते हैं वो, ऑप्शंस भी नहीं दिए मैंने आपको इसके, है ना? चलिए भाई, अगले वाले सवाल पे आते हैं। ये है। द नंबर ऑफ A2 साइज शीट कैन दैट कैन बी ट्रिम्ड फ्रॉम वन A0 साइज शीट इज। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको समझिए। ये कह रहा है कि आप एक A0 साइज की शीट से कितनी सारी A2 साइज की शीट निकाल सकते हैं। हम्म तो अब बड़ी ही हम सुंदर सुंदर यहाँ पे बातें करेंगे। वैसे आई गेस ये बच्चों को सीधा आंसर भी आ जाना चाहिए, लेकिन एक बार अगर आप ये देख लोगे तो आगे से कभी आपको समस्या आएगी नहीं। ये देखो, ये मैंने A0, अब ऐसा सपोज कर लो, है ना, किसी ने कहा अगर आर्ट खराब है, ये खराब है, वो खराब है, वहीं आगे उल्टा लटकाया। ये है आपकी A0 साइज की शीट, ठीक है? अब मैंने कहा भैया इसकी जब मैं लेंथ का हाफ कर दूंगा ना तो मुझे क्या मिल जाएगा? अरे बोलो भाई, क्या मिलेगा? A1 साइज की दो शीट मिल जाएंगी। तो ये A1 साइज की, ये A1 साइज की। एक A0 शीट में हमें कितनी A1 शीट मिली? दो A1 शीट मिल गई। अब मैंने कहा यार, A1 का लेंथ का आधा कर दो। ये लो, मैंने A1 लेंथ का आधा कर दिया। तो मुझे कौन सी शीट मिलेगी? अब मेरे को मिल जाएगी ये A2 हो गई, ये भी A2 हो गई, ये भी A2 हो गई, ये भी A2 हो गई। अब मैंने एक A2 शीट को यहाँ निकाला। ये देखो, खटाक से निकाला। अब आप बात समझ रहे हो कि एक A0 शीट में कितनी A2 शीट बन गई? 4 A2 शीट बन गई। ये तो हमने ऑप्शन टिक कर दिया। लेकिन हम थोड़ा सा आगे और बढ़े। मैंने कहा यार, ये तुम्हारी A2 शीट है ना, इसकी जो लेंथ है ना, उसका फिर से कर दो आधा। ये कर दिया हमने लेंथ का आधा, ऐसा सपोज कर रहे हैं। ठीक है? ये आपकी A2 शीट थी, अब इसमें दो A3 शीट बन गई। अरे बोलो हाँ। तो अगर मैं बात करूं यार, A3 शीट कितनी कितनी बनेगी, तो एक A0 शीट में आपकी 1 2 3 4 8 शीट बनेगी A3 वाली। अब अगेन इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका अगर हाफ हो जाएगा तो भैया 16 शीट मिलेंगी आपको A4 वाली। बात समझ गए? तो ये अगर आपको कभी याद याद करने वाली चीज़ भी नहीं है।
ये बस थोड़ा-सा माइंड में रखो, एग्ज़ाम में करके आ जाओगे। अब क्या कह रहा है? Why always a ratio of 1/√2 is kept between the side of a series sheet? ठीक है भाई, 1:1 1/√2 का रेशियो आप क्यों रखते हो? इसका रीजन क्या है ना? प्यारा क्वेश्चन। अब आपने ये तो रट लिया कि भैया 1/√2 का 1:√2 का रेशियो होता है, बट अब ये बताओ जरा कि इसका रीजन क्या है? तो भैया इसका इकलौता रीज़न होता है ईज़ ऑफ प्रिंटिंग। भई क्या और कोई, अगर इसमें हम रेशियो रखेंगे तो क्या प्रिंट नहीं हो पाएगा? गलत बात है। वेट रिड्यूस, क्या बकवास बात है। ईज़ ऑफ हैंडलिंग, भई कोई भी ईज़ ऑफ हैंडलिंग का क्या ही मतलब है? भई 1:√2 का रेशियो ज़रूरी है कि ये हैंडल करना ईज़ी रहेगा। 1/1 का 1:1 का लेंगे तो क्या आप हैंडल ठीक से नहीं कर पाओगे? गलत बात है। माइक्रो फ़िल्मिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रीज़न क्या है? अच्छा, माइक्रो फ़िल्मिंग समझते हो ना? जैसे कि जो बहुत, जैसे बहुत बड़ी कोई ड्राइंग है, लार्ज ड्राइंग है। अभी इसको हमें आर्काइव करना है। अब आपका ये डॉक्यूमेंट हमेशा के लिए अगर आपको रखना है, तो ऐसे तो नहीं रख पाओगे। आपको इसकी कोई फ़ोटोग्राफ़िक फ़िल्म बनानी है। फ़ोटोग्राफ़िक फ़िल्म समझते हो? हुँ? ये जो पहले फ़िल्म बनती थी, अरे ये काले-काले जो आते थे ना, ये फ़िल्म बनती थी जो, तो इसके क्या है कि ये माइक्रो फ़िल्मिंग इसकी बहुत ईज़ी हो जाती है जब हम 1:2 का रेशियो लेते हैं। इससे क्या हो गया होता है कि जो कई सारे रिकॉर्ड्स हमें अगर एक साथ रखने हैं, आर्काइव करने हैं, तो वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है ना? चलिए अगले वाले सवाल पे आते हैं। बैटन्स आर प्रोवाइडेड ऑन द ड्राइंग बोर्ड फॉर द बोर्ड। अच्छा जी, बैटन्स को हम क्यों, बैटन समझ रहे हो ना? वो जैसे कि ये अपना ड्राइंग बोर्ड था, इसका मैं पीछे का हिस्सा की बात करूँ तो ये आपके ऐसे पटिए लगे थे, तो यहाँ बैटन लगा दिए, या फिर आपके पटिए ऐसे लगे हुए थे तो यहाँ बैटन लगा दिए, है ना? बात की गहराई को समझ गए ना बस। तो बैटन का काम क्या है? स्ट्रेंथन देना, बेंडिंग ना हो, ईज़ ऑफ हैंडलिंग हो। सही बात है भैया, ऑल ऑफ दीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम एच एंड बी ग्रेड्स, टू अदर ग्रेड्स ऑफ पेंसिल आर। देखो भाई, एच और बी के अलावा क्या क्या होता है? क्या बताया था मैंने? यहाँ पे एच, यहाँ पे एफ होता है, फिर एच बी आती है, फिर यहाँ बी चला जाता है, यहाँ एच चला जाता है। क्या बच गया भैया? एच बी और एफ। ठीक है। अरे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर तो हो गया फिनिश। हाँ जी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, अपने अगले वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। आई गेस आपको अब इस चैप्टर में ना पूरी क्लैरिटी आ गई होगी यार। मतलब इसमें कोई परेशानी आनी ही नहीं चाहिए अब आपको। तो इसका हो गया यहाँ दी एंड। अब आते हैं अगले वाले टॉपिक पे, जो कि है हमारा, कौन सा वाला टॉपिक पढ़ा दूं इसमें? मैं लाइंस पढ़ा रहा हूँ, है ना? चलिए भाई लाइंस पढ़ते हैं। अच्छा, लाइन्स आपको, अगर मैं अभी के टाइम पे बात करूँ, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने कभी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? उसके अलावा भी आप, अगर मैं आपसे ऐसे ही नॉर्मली पूछूँ कि ऐसे ही खड़े-खड़े हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा यार ये तो बताओ कितनी लाइन्स होती हैं हमारे पास? तो यार आपने मुझे बोला कि सर मैंने तो लाइफ में 2 तरीके की लाइन देख रखी हैं, या एक तो होती है स्ट्रेट लाइन, सीधी-सीधी खिंची मिलेंगी, एक होती है कर्व्ड लाइन्स। मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी होती है, कर्व्ड लाइन भी होती है। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ, स्ट्रेट के अगर हम अंदर चलते हैं तो हमारे को क्या-क्या मिलेगा? तो भाई गल्लू ने कहा कि सर यहाँ पे हमारे को हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, ठीक है? ये स्ट्रेट होती है। फिर सर आपको वर्टिकल लाइन भी मिल जाएगी। मैंने कहा अरे वाह! फिर उसने कहा कि सर आपको यहाँ ये दोनों ही नहीं, आपको एक इंक्लाइंड लाइन भी मिल जाएगी। मैंने कहा अरे वाह! तुम्हें ये भी पता है इंक्लाइंड लाइन होती है? तो फिर मैंने कहा अच्छा एक बात बताऊँ तुम्हें? गल्लू ने कहा सर बता दो। मैंने कहा यार एक क्वेश्चन आ चुका है, इंक्लाइंड लाइन को हम ऑब्लिक लाइन भी बोलते हैं। बोला अरे वाह सर! पता तो मुझे भी था, लेकिन मैं इतना ध्यान देता नहीं हूँ कि एक चीज़ को हम 2-2 से बुलाएँगे वो क्वेश्चन भी आ जाएगा। लेकिन आप लोग याद रख लेना, इंक्लाइंड लाइन होती क्या है? जैसे किसी एंगल, जैसे ये हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? ऐसे पड़ी हुई है। वर्टिकल का मतलब क्या है? ऐसे पड़ी हुई है। बट इंक्लाइंड का मतलब क्या है? आपका सरफेस से कोई ना कोई एंगल लिया होगा इसने, है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम यहाँ बनाएँ, तो उससे कोई एक थीटा लेके ऐसे होगी, ऐसे पड़ी होगी, है ना? यहाँ हो सकती है ये लाइन, यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है ना? तो ये होती है इंक्लाइंड लाइन अदर देन 90 डिग्री, है ना? ऐसी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी वाली तो ऑलरेडी वर्टिकल होती है, ठीक? फिर आए हम कर्व्ड लाइन पे। तो फिर हमारे गल्लू ने कहा कि सर एक बात बताओ, अच्छा वर्टिकल लाइन का मतलब समझना कि वर्टिकल लाइन क्या है? बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में या बेस के साथ में बेसिकली ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इंक्लाइंड लाइन जो होती है वो सारे एंगल बनाती है एक्सेप्ट 0 एंड 90 डिग्री, ठीक है? विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो कर्व्ड लाइन के बारे में बात कर रहे हैं।
तो कर्व्ड लाइन कैन बी एनीथिंग अदर देन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि इन तीनों को छोड़ के जो भी होगी वो कर्व्ड लाइन हो जाएगी। कर्व, अच्छा, एक लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन बेसिकली क्या होती है ना, ये एक पॉइंट है, ठीक है? ये एक पॉइंट, मुझे मैं सोया था, मैं आया यार, मैं अपना बढ़िया डंडा लेके आया, मैंने कहा चलो उठो निकलो यहाँ से। अब ये पॉइंट जब निकलेगा ना ऐसा ऐसा सीधा चला गया, अगर ये सीधा जाता जा रहा है तो ये जो पाथ बनाएगा, इस पाथ को ही बोला गया है लाइन। और यहाँ पे एक्चुअली हम इसको पाथ की जगह वर्ड यूज कर लेते हैं लोकस, ठीक है? तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, व्हेन अ पॉइंट मूव्स इन एनी डायरेक्शन, देन द लोकस मेड बाय द पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन। समझ गए बात को? लिख लेना अगर लिखना चाहो, बाकी दिमाग में रखना, दैट्स इट, ठीक है? ओके। तो अब ये पॉइंट जब सीधा-सीधा जा रहा था, सीधा ऐसा चला गया तो हॉरिजॉन्टल है, ये पॉइंट भाग के सी ऐसा ऊपर चला गया तो वर्टिकल है, ये पॉइंट भाग के किसी एंगल में जा रहा है 0 90 डिग्री छोड़ के तो भैया इंक्लाइंड है। लेकिन जब ये पॉइंट के अंदर ऐसा-ऐसा हुआ कि ये ऐसा जा रहा है, कभी ऐसा जा रहा है, कभी ऐसा जा रहा है, कभी ऐसा, 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 तो ये क्या है, कर्व्ड लाइन बना देगा इसका। बेसिकली ये जो लोकस बनेगा वो कर्व्ड लाइन कहलाएगी। अरे बात समझ गए? बोलो हाँ या ना? ठीक है? अच्छा, अब एक बात और, जैसे कि जैसे यार, जैसे ये जो लाइन है, अब एक बात समझिएगा, मैंने एक लाइन ऐसे बनाई है, ठीक है? ये है आपकी लाइन। यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया, यहाँ भी एरो लगा दिया। इस एरो का मतलब क्या है कि ये लाइन आगे जा रही है, यानी ये जो पॉइंट है ना, वो यहाँ रुका नहीं, या तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, या ये पॉइंट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। हमारे को ना तो इस पॉइंट का ओरिजिन पॉइंट पता है कि ये कहाँ पहले चुपचाप बैठा हुआ था जब मैं डंडा लेके आया, कहाँ से इसने भागना शुरू किया और कहाँ जाके रुका। हमारे को ना इसका आदि पता है ना अंत पता है, इन सिंपल लैंग्वेज। तो ये आपका क्या है, ऐसा हम बना देते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट लाइन, ओके। और अगर मैंने ऐसा, ये है यहाँ से, और यहाँ पे ऐसे आपके 2 डंडे लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट यहाँ से उठा और यहाँ भाग के बैठ गया। तो इसने ये जो लाइन बनाई, इसको हम बोल देते हैं फाइनाइट लाइन, ठीक है? तो एक ये बात हो गई आपकी, ठीक है? अब क्योंकि हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग करनी है इन लाइन की मदद से, तो यहाँ पे हमने कुछ-कुछ अपने लिए नियम यहाँ बनाए। बेसिकली आपको कुछ नियम दिए गए हैं, है ना? तो अम, तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि लाइन अकॉर्डिंग टू, अगर हम थिकनेस की बात करें, लाइन्स ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस हम बात करने लग रहे हैं। तो थिकनेस के बेसिस पे देखो 3 तरीके की लाइन बनती हैं आपके पास में। एक को हम बोलते हैं थिक लाइन, या इसको कहीं-कहीं पे ना हैवी लाइन करके भी लिखा मिलेगा, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का, ओके? फिर आपको मिलेगा ये मीडियम लाइन, मीडियम लाइन, ओके। फिर आपको मिलेगी थिन लाइन। अब बेसिकली बात ये आई इंजीनियरिंग ड्राइंग में कि यार अब आप मतलब जनरली क्या बोलोगे कि कितनी मोटाई की लाइन को हम थिक लाइन बोलें, या तो नहीं तो ऐसे तो कोई भी इतनी मोटी कोई लाइन बना देगा, कोई कहेगा ही नहीं ये है मोटी लाइन, फिर अगला आएगा अरे ये है देखो मोटी लाइन, तो है ना, ऐसा हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या बोला गया कि जनरली जो 1 mm की अगर आप बना रहे हो ना ड्राइंग, 1 mm अपनी ड्राइंग में आपने 1 mm की लाइन खींच दी, तो वो जनरली हम थिक लाइन मान लेंगे, है ना? वैसे हो तो ये 2 mm की भी सकती है, लेकिन हम जनरली 1 mm को भी थिक लाइन मान लेते हैं, ठीक है? और जो मीडियम लाइन है वो 0.5 mm के अप्रॉक्स मानते हैं, और जो आपकी थिन लाइन है वो हम 0.3 mm के अप्रॉक्स मानते हैं। और एक्चुअली में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें या तो हम थिन लाइन यूज़ करते हैं या थिक लाइन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मीडियम लाइन जैसी कोई चीज़ है तो नहीं, लेकिन कई जगह हमें लिखा मिलता है तो हम इसको मान लेते हैं। वरना जो 0.5 mm की लाइन है ना, वो थिन लाइन भी होती है एक तरीके से। तो यहाँ से आप एक चीज़ और नोट करिएगा, हमें ये भी बोला गया कि अगर आप एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे हो ना, तो अब मैंने क्या बोला, 1 mm हो सकती है, 2 mm भी हो सकती है। तो यहाँ पे फिर एक और स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या बोला गया कि जो भी आपका थिन लाइन की थिकनेस होगी, और जो आपकी थिक लाइन की थिकनेस होगी, थिक लाइन की थिकनेस होगी, ठीक है? इनका रेशियो हमेशा 1:2 ही रहेगा। अरे बात समझ में आती है क्या? क्या बोला मैंने
कि अगर आपकी थिन लाइन 0.5 mm की है तब तो आपकी थिक लाइन आपको 1 mm की लेनी पड़ेगी। लेकिन आपने बोला भैया मेरी बहुत बड़ी इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहा हूँ मैं A0 पे, मैं 1 mm की थिन लाइन बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है यार थिन लाइन, बट अपनी जो थिक लाइन है वो 2 mm की बना लेना। तो बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि अपने पास में ना कुछ, अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 mm भी ले सकते हो, तो अगला एक आदमी आया उठ के वो बोला सर मैं तो 5 mm ले लूँगा, बढ़िया एकदम मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा यार ऐसा नहीं, फालतू बकवास नहीं करनी। अपने पास में जो एक्सेप्टेड कैसे लिखूँ इसको, ऐसा लिख देता हूँ, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड थिकनेस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है? ऑफ लाइन कर लो यहाँ पे, थिकनेस ऑफ लाइन। तो ये बेसिकली क्या होता है, या तो आप 0.13 लो, 0.18 लो, 0.26 लो, 0.36 लो, ठीक है? या फिर आप 0.5 लो, 0.7 लो, 7 होता है टू बी एग्जैक्ट। इसके बाद में आप 1 ले सकते हो, ठीक है? फिर आप यहाँ पे 2 ले सकते हो, ठीक? तो यानी कि जो हाईएस्ट थिकनेस जनरली हमें देखने को मिलती है वो 2 mm की ही देखने को मिलती है। ये नहीं कि मन आया 10 mm की बना दी, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, अच्छा यहाँ तक की बातें तो थी, जो हमारी थी वो थी एकदम बेसिक वाली, लल्लू पंजूगिरी की हमने अभी। लेकिन अब आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन्स ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है? अब भाई अलग-अलग लाइन का ना अलग-अलग एप्लीकेशन होता है और यहाँ से ना मतलब भर-भर के क्वेश्चन आते हैं। मैंने ऊपर बताया वहाँ से कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन तो आ ही जाएँगे, थिकनेस थिन थिन लाइन वाले, या उससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई। लेकिन अब जो एप्लीकेशन है इनकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपका नोमेनक्लेचर भी आता है लाइन का। तो देखो अगर हम बात करें तो बेसिक सी आपको 10 लाइन यहाँ देखने को मिलती हैं, जिनको अलग-अलग टाइप में बाँटा गया है। जैसे कि एक होता है टाइप ए होता है, टाइप बी होता है, टाइप सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है, जी होता है, एच होता है, आई होता है, जे। तो बेसिकली ये 10 टाइप की आपको लाइनें याद रखनी है और सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसमें बी टाइप की लाइन। आपको कुछ नहीं रटना तो कुछ मत रटो, लेकिन बी वाली तो रट के जाना ही एग्ज़ाम में, ठीक है? तो एक-एक करके बात करेंगे। मैं करूँगा टाइप ए वाली लाइन की बात। टाइप ए में आती है आपकी कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन। कौन-सी आती है? कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन आती है। थिक लाइन का मतलब अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर ने यहाँ पे एक 1 एमएम की मोटाई वाली लाइन खींच दी है, ठीक है? जनरली मैं 1 एमएम की ही लेके चलूँगा, है ना थिक लाइन? अच्छा, अब इसका यूज़ कहाँ है? इसका एप्लीकेशन क्या है भैया? इसका एप्लीकेशन होता है जैसे कि क्या एग्ज़ाम्पल दे दूँ? जैसे मैंने सपोज़ करो ये डब्बा है मेरे पास में, 3D में मेरे पास है ये, ऐसा 3D में बना दूँ? यार आर्ट तो मेरी माशाअल्लाह है। देखो ये मैंने एक मेरे पास में डब्बा पड़ा हुआ था क्यूब का, वो मैंने यहाँ बना दिया, ठीक? अब इसमें देखो ये आपको बेसिकली ये क्या दिख रहा है? ये इसकी एज दिख रही है ना? या फिर आपको इसकी आउटलाइन दिख रही होगी, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। लेट्स से मेरे पास में ये डब्बा पड़ा था, ये तो मैंने एक काफ़ी दूर से देखा तो मुझे इस तरीके का दिखाई दिया। मुझे इसकी एजेस दिख गईं, है ना? ये दिख गया, वो दिख गया, इसका फ्रेम दिखा। अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूँ, इसके बिल्कुल ऊपर खड़े होके देखता हूँ तो मुझे ये ऐसा दिखेगा। भई अगर ये क्यूब है तो मुझे एक स्क्वायर फॉर्म में दिखेगा। तो जब भी हमें किसी की आउटलाइन बनानी होती है, कोई भी आपको किसी भी प्रोजेक्शन की विज़िबल आउटलाइन बनानी होगी या फिर आपको उसकी एजेस बनानी होंगी, एजेस, ठीक है? विजिबल तो कॉमन ही है। तो विजिबल आउटलाइन या विजिबल एजेस, याद रखना विजिबल वर्ड का यूज है। भैया आपको इसके अंदर नहीं दिख रहा है, इसके अंदर क्या है? हो सकता है इसके अंदर एक और डब्बा पड़ा हो, तो उससे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं। बाहर जो दिख रहा है उसकी आउटलाइन बना दी तो वो कॉन्टिन्यूअस थिक से बनेगी, समझ गए? चलो अगले वाले लाइन पे आते हैं। ये है आपकी बी टाइप की लाइन। अब बी1 बी में होती हैं दुनिया जहान की, बी1 बी2 बी3 बी4। तो एक एक करके बात करते हैं। बी में जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी की सारी कॉन्टिन्यूअस थिन लाइंस होंगी। कैसी होंगी? कॉन्टिन्यूअस थिन लाइंस होंगी। थिन लाइन का मतलब क्या है? ये मैंने 0.5 mm की एक लाइन खींच दी।
चलो यार, अब एक-एक करके बात करते हैं कौन-सी टाइप की है। तो यार एक तो मेरा ये पेन पता नहीं क्या हो जाए। देखो, हाँ, ग्रीन वाला कलर नहीं लूँगा, ब्लू लूँगा। देखो यार, यहाँ पे क्या क्या बात कर रहे हैं अपन टाइप बी वाली, है ना? तो एक बात याद रखना, ये मैंने देखा है कई जगह, कई बुक्स में है, कई लोग पढ़ाते भी हैं इसको, वो उसका नोमेनक्लेचर गलत कर देते हैं। क्या होता है ना, वो B1 को B2 बता देते हैं, B3 को B4 बता देते हैं, B7 का B1, ऐसा उल्टा-सीधा कर देते हैं, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ, वही नोमेनक्लेचर याद रखिएगा। नोमेनक्लेचर की स्पेलिंग गलत है ना? कुछ गड़बड़ गए? खैर, नोमेनक्लेचर में आप जो मैं बताऊँगा वही याद रखिएगा। B1 बी में ना एक्चुअली 7 लाइन्स होती हैं, ठीक है? बी टाइप की लाइन में होती हैं 7 लाइन। B1 की बात करते हैं। B1 वाली लाइन का जो नाम होता है उसे कहते हैं इमेजिनरी लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये हर एक लाइन जो इसमें मैं बताऊँगा उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब सी वाली मत छोड़ना यार, ठीक है? मैं जो बताऊँगा वो एक बार सुन ही लो, है ना? इमेज इमेजिनरी लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन मतलब मेरा कहने का ये है कि बी वाली लाइन तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करनी है। उसका B1 क्या होता है, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग भी कभी-कभी चेक करने को क्वेश्चन पूछ लेता है। इमेजिनरी लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन समझना, लेट्स से मुझे फिर से अपनी आर्ट दिखानी होगी यहाँ पे। तो अब आप मेरे एक बेहतरीन आर्ट का नमूना देखिए। यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया, एक आपके सामने फिगर बनाया, ठीक है? ये एक 3D फिगर है। आपको कैसा लग रहा है ये फिगर? ऐसा लग रहा है ना कि यार ये जो एक खंबा है, इसके अंदर दूसरा मतलब ये वाला जो खंबा है, ये खंबा एक सीधा खड़ा हुआ था, इसके अराउंड हमने पूरा ये वाला खंबा फंसा दिया। लेकिन लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली में ये क्या होगा ना, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये एक आपका खंबा है, समझिएगा, ऐसा खंबा-खंबा बोल रहा हूँ, उसको खंबा ना समझ के कुछ एक आप समझ सकते हो, और वुडन का वुड समझ सकते हो। आप यहाँ पे कुछ वो होंगी झिल्लियाँ टाइप की जिससे ही फँसेगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये एक पूरा ऐसा एक ब्लॉक था, मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ा-सा होल किया, और ये है फर्स्ट पार्ट है, ठीक है? ये है सेकंड पार्ट, ये दोनों अलग-अलग हैं, बात समझिएगा। जब आप इसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग करोगे ना, तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा है, ठीक है? ये ऊपर वाला जो खंभा आया, ये आके यहाँ पे फँस गया, ठीक है? ये पूरा एक ही खंभा नहीं है, अगर एक खंभा होता तो हम इसको सीधा ले आते। लेकिन ये एक खंभा नहीं है, तो एक यहाँ से फँस गया, दूसरा वाला खंभा ऐसा फँस गया, और यहाँ पे ये बेसिकली अब हमें क्या होगा, ये व्हाइट ही कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, हम इसको दिखा देंगे ये ऐसा डैश डैश करके। डैश डैश करके दिखाने का मतलब समझ रहे हो क्या है? कि ये खंभा आया हुआ है ऊपर से, है ना? अब देखो, फिर से रेड कलर ले लो, ये बनी इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये जो आप इंटरसेक्शन हो रहा है, अंदर हो रहा है ना ये इसके, ये आपको दिख तो नहीं रहा। बेसिकली आपको दिख तो ये रहा है कि ये इधर से अंदर घुस गया सीधा इसके। अब ये जो इसके अंदर हो रहा है, यहाँ पे ये जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ये इसका और इसका एंड इसका इंटरसेक्शन है। वो हम इमेजिन करके उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग करेंगे। बात की गहराई तक पहुँच पाए कि नहीं, इसी को हम बोलते हैं B1 कैटेगरी की लाइन जो होती है इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे थोड़ा समझाने में टफ यही होती है B1। अब आते हैं B2 पे। B2 वाली लाइन देखो भई, इसे बोलते हैं आपका डायमेंशन लाइन, ठीक है? B2 होती है आपकी डायमेंशन लाइन। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ना, डायमेंशन लाइन क्या करेगा, डायमेंशन बताएगा। अब बेसिकली जैसे सपोज़ करो मैंने एक इंजीनियरिंग ड्राइंग करी, बड़ी ही अच्छी-सी हम एक इंजीनियरिंग ड्राइंग कर लेते हैं। ये है ऐसा, यहाँ इसके अंदर एक गोला है, और फिर हम क्या करें? हुँ, हुँ। ठीक है? ये मैंने एक बढ़िया सी इंजीनियरिंग ड्राइंग कर ली। अब मैंने कहा कि यार एक बात बताओ ज़रा, ये जो है, ये आपको दिख रहा है जो इसकी ये कितने डायम ये अब हम इसको डिनोट करेंगे भैया, ये कितने, इसकी मेज़रमेंट क्या है ना? तो ऐसे ही तो मेज़रमेंट आप डिनोट करोगे, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो हौच-पौच हो जाएगा। यहाँ तो नहीं लिख सकते हो कि भैया अगर मैंने कहा ये 20 सेंटीमीटर की है, तो आप क्या यहाँ लिखोगे? यहाँ लिखना तो अच्छी बात नहीं है ना? ऐसा नहीं लिखने का, हौच-पौच हो जाता है पूरा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ डायमेंशन लाइन बना देंगे भाई 20 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये जो आपने एरो कहा, आपने कहा कि सर एरो का मतलब तो आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इनफाइनाइट होता है। मैंने कहा यार यार बात तो बिल्कुल सही है, आप थोड़ी-थोड़ी सी बात पकड़ने लगे हो अब हम। तो फिर मैंने कहा चलो यार एक काम करो, यहाँ पे लगा दो इसका ब्रेकेज। जहाँ पे ये वाली लाइन खत्म हो रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो रही है। तो मैंने कहा इसकी बराबरी पे आप लगा दीजिए, एक ब्रेकेज लगा दो यहाँ, एक ब्रेकेज लगा दो यहाँ। तो भाई अब इन ब्रेकेज का ही नाम होता है B3 वाली लाइन, समझ गए? इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। अरे ठीक है ना, प्रोजेक्शन लाइन या फिर इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन भी, है ना? एक्सटेंशन लाइन। अब बात समझिएगा, ये जो एक्सटेंशन लाइन का डंडा होता है ना, और ये जो एरो आपका एरो का डंडा है, इसके लिए भी इसकी लिमिट स्पेसिफाइड है। ये होती है 3 mm की। ये एक्चुअली मैं देखता हूँ अक्सर लोग बताते नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो जहाँ पूछा वहीं आप फंसे। तो अगर आप पेनेशिया पे हो, आपको फंसाया तो नहीं जाएगा, है ना? तो ये भैया 3 mm का डंडा होता है। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन जो होती है वो इट इज एक्सटेंड, इसको मैं लिखा ही देता हूँ, इट इज एक्सटेंडेड अबाउट 3 mm। अरे 33 हो गया, 3 mm। मतलब 3 mm कहाँ पे, तो ये किसके आसपास होती है, मतलब किसके बियॉन्ड होती है? भाई बियॉन्ड ही तो हुआ, ये इसके बाद में आती है ना। 3 mm बियॉन्ड कौन सी लाइन है भैया? डायमेंशन लाइन। अरे बोलो हाँ कि नहीं, समझ में आई ये बात? तो अंडरस्टैंडिंग करनी ज़रूरी है ना? और अंडरस्टैंडिंग कराने में तो हम भाई मास्टर हैं ना? नहीं थोड़ी-सी करनी पड़ती है यार बड़ाई। आप लोगों को तो करनी ही नहीं है ना? तो अब ये हो गया आपका डायमेंशन लाइन भी हमने बता दिया है और ये भी बता दिया है। B4 पे आ जाएगा आपका सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछा गया, वो होती है लीडर लाइन। लीडर लाइन। अब एक बात खुद में सोचो यार कि लीडर का काम क्या है? लीडर का काम ये है कि उससे दुनिया जहान की कोई भी बात पूछ लो, वो आके आपको बता देगा, ठीक है? तो भैया लीडर लाइन का भी ये काम है कि इसका काम होता है जो भी आपको प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ से एसोसिएटेड बतानी है, वो काम कर देगी आपकी लीडर लाइन। तो भैया इसके बारे में लिख लो, इट टेल्स अबाउट एनी स्पेसिफिक फीचर इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है? यानी आपने बेसिकली कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग कर दी, उसकी आपको स्पेसिफिक फीचर बतानी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ एक गोला बनाया हुआ है, अब मैं कैसे बताऊँ कि इसका डायमीटर जो है वो मैंने 5 mm का, 10 mm की तो यही लाइन है, तो ये 2 mm का मैं, अरे यार ये एक्चुअली तो दो, समझ लो इसको लेट कर लेते हैं, है ना? 20 सेंटीमीटर का है, तो मैंने कहा भाई आप सपोज कर लीजिए ये है आपका 5 mm का मान लो सर्कल, ठीक है? इसका जो डायमीटर है, अब मैं ऐसे थोड़ी बनाऊंगा कि मैंने यहाँ ये लाइन मार दी, यहीं लिख दूं ये 10 mm का है। लिख पाऊंगा क्या? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों, देखो, हम क्या करते हैं कि मैंने कहा यार ये बताना है, तो मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। इसको मैंने लाया ऐसा, ऐसा करके मैं यहाँ लिख दूंगा। क्या लिखूंगा कि ये जो साइन होता है ना, ये यार एएलपी के एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये जो साइन होता है इसका मतलब क्या होता है। ये साइन जब भी आप बनाओगे और किसी सर्कल को अटैच करके, इसका मतलब है कि आप इस सर्कल का डायमीटर बताने लग रहे हो, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा ये लो, ये है आपका डायमीटर, इसकी लेंथ बता रहे हैं हम, ऐसा कर दिया। तो इसकी लेंथ क्या है, तो ऐसा साइन बना दिया, मतलब इस सर्कल का डायमीटर है 5 mm, ठीक? ऐसा करके लिख दिया, इसका मतलब समझ जाओगे आप कि भैया डायमीटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो यही होती है आपकी लीडर लाइन। अब लीडर लाइन के बारे में एक क्वेश्चन और आता है जो कि इम्पोर्टेंट है। लीडर लाइन, द एंगल मेड बाय लीडर लाइन इज नेवर लेस देन 30 डिग्रीज, ठीक है? तो ये भी याद रखना, 30 डिग्री से कम का एंगल नहीं बनाती है लीडर लाइन। अब आ जाते हैं हम B5 पे। B5 होती है आपकी सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन, इसको या फिर हैच लाइन भी बोलते हैं, हैच लाइन, ठीक है? हैच लाइन।
अब मुझे फिर से अपनी एक आर्ट का नमूना पेश करना होगा। जैसे सपोज़ करो मैंने यही एक डब्बा बना रखा है, स्टार्टिंग से यही डब्बा मैं बनाता आ रहा हूँ। अ, ठीक है, ये डब्बा बनाया। अब मैंने कहा कि यार इसको बीच से काट दो, ठीक है? तो आपने कहा ठीक है सर काट देते हैं, ऐसी क्या बात है? तो आपने बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह जो मैंने कहा वो आपने कर दिया और अरे यार! ये ऐसा आपने बना दिया और ये आगे से कटा हुआ है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने काट दिया इंजीनियरिंग ड्राइंग में? तो आप क्या करोगे ऐसी लाइन बना दोगे। आपने कहा सर ये लो, ये बता दिया मैंने काट दिया है। तो मैंने कहा ये जो आपने लाइन बनाई है डियर ये बताने के लिए, इस लाइन को क्या कहते हैं? तो आपने कहा सर ये जो लाइन है ना इसको ही बोलते हैं हैच लाइन या फिर सेक्शन लाइन, ठीक है? तो कभी भी अगर हमें कटा हुआ सरफेस दिखाना होता है ना तो हम हैच लाइन का यूज़ करते हैं। अब इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा, ये जो हैच लाइन्स होती हैं ना, ये 45 डिग्री जो मेन आउटलाइन होगा आपका, आपकी ड्राइंग का जो मेन आउटलाइन होगा, उससे 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं और दूसरी बात कि इनके बीच में आप जैसे अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक लाइन यहाँ खींच दी, दूसरी यहाँ खींच दी, तीसरी बिल्कुल बगल में खींच दी। इसके लिए भी एक नियम है कि भैया इनके बीच में स्पेस होता है 1 से 2 एमएम का। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है स्पेस बिटवीन टू सेक्शन या फिर हैचेड लाइंस इज 1 टू 2 एमएम ठीक है। खुद से भी लिखना सीखो यार, खुद से भी नोट्स लिख बनाया करो। ये अब हम आते हैं B6 लाइन पे। आओ भाई, तो ये होती है बेसिकली आपकी आउटलाइन ऑफ द रिवॉल्व्ड सेक्शन, ठीक है। अगर कोई हमें रिवॉल्व्ड सेक्शन दिखाना है तो उसकी आउटलाइन, अब मैंने देखो ऊपर, यही तो मजे की बात है यार, यही ऑप्शन आपको दिखाएंगे, मतलब ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा दिक्कत देंगे। मैंने बोला विजिबल आउटलाइन या विजिबल एजेस में आप कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन का यूज करो, लेकिन जब ये आउटलाइन आपकी कैसी हो जाएगी, रिवॉल्व हो जाएगी। रिवॉल्व का मतलब क्या है, मुझे लेट से ऐसा दिखाने का है, ये है। अब यार कैसे इसका फिगर बनाएंगे, ये ऐसा है ठीक है, फिर ये ऐसा हो गया, है ना, ये है आपका फिगर। यार ड्राइंग मेरी काफ़ी अच्छी है ना? ये देखो अब ऐसा मैंने फिगर बनाया, अब यहाँ ये क्या हुआ, ये तो आपकी कॉन्टिन्यूअस थिक चली आ रही थी लाइन, लेकिन जैसे ही नीचे गया ना ये आपका कार्यक्रम, आउटलाइन यहाँ रिवॉल्व्ड सेक्शन है ना ये सर्कुलर ही है ना? सेमी सर्कल है ये। तो आपका जैसे ही रिवॉल्व आपको दिखा तो आपने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन यानी A1 लाइन नहीं बनानी है अब आपको। अब आपको यहाँ बनानी है B6 लाइन जो कि होती है आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व्ड सेक्शन। क्वेश्चन यही फँसा के आता है A1 और B6 में, ठीक है? और ऐसे ही एक छोटी-सी ईज़ी सी चीज़ है आपकी B7 लाइन, इसे बोलते हैं शॉर्ट सेंटर लाइन, शॉर्ट सेंटर लाइन। अब चूँकि ये शॉर्ट सेंटर लाइन है तो आपको सेंटर लाइन भी समझना ज़रूरी है। तो भैया देखो सेंटर लाइन क्या होता है ना, अरे यार ये कहाँ चला? ये रहा। देखो जब भी हम जैसे ये सपोज़ करो ये सर्कल है या आपके पास में ये एक ये क्या बोलते हैं सिलेंडर है, ठीक है? ये सर्कल है, सिलेंडर है, इसकी ये एक्सिस है। तो इनका ये जो ये इसकी एक्सिस हो गई या फिर कोन की एक्सिस हो गई या फिर सर्कल का सेंटर हो गया, है ना? तो इसके ये जो बीच का जब हम सेंटर लाइन को शो करते हैं ना, तो वो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। अब यार बीच में से अगर हमें हटाना है तो मुझे व्हाइट कलर लेना होगा, है ना? तो बेसिकली अब क्या होगा कि ये देखो ऐसा ये लाइन ऐसी होती है, एक बड़ा, ये बड़ा डैश दिखेगा आपको, फिर ये छोटा डैश दिखेगा, फिर ये बड़ा डैश दिखेगा, फिर ये छुटकू डैश दिखेगा, फिर ये बड़ा डैश दिखेगा, फिर छोटा डैश दिखेगा, फिर बड़ा डैश, फिर छुटकू डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छुटकू डैश, मतलब इस तरीके से होती है सेंटर लाइन, समझ गए ना? और ये कहाँ बनाई जाती है बेसिकली, ये किसी भी सेंटर के मतलब कोई भी आपका फिगर है ना, उसके अगर हमें एक्सिस दिखाना है या इसको ना हम सेंटर लाइन की बात कर रहा हूँ अभी, है ना? इसको लोकस लाइन भी बोलते हैं, लोकस लाइन, ठीक है? लेकिन जब कोई बहुत ही लेट्स से आपका छुटकू सा सिलेंडर बनाना है, मैंने इत्तू सा सिलेंडर बना दिया, अब इसकी सेंटर लाइन कैसे दिखाओगे? इसमें तो आप इतना बड़ा छोटा कर नहीं पाओगे। तो इसमें सीधी एक थिन लाइन आपकी कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन बना दी जाती है, उसको ही बोलते हैं शॉर्ट सेंटर लाइन, ठीक है? बात समझ में आ गई ना? एक और सवाल आता है सेंटर लाइन से कि ये जो बड़ा और छोटा डैश है इसके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? तो 1 एमएम की डिस्टेंस होती है, ठीक है? लिख लेना इसको। अच्छा वैसे तो यार देखो नॉर्मली B7 तक पूछा जाता है, 7 ही इसके टाइप हैं। लेकिन एक एक बार ये सवाल आया हुआ है कि थ्रेड लाइन क्या होती है? थ्रेड लाइन।
ठीक है, ये मतलब अभी ये एक ही बार आया है और काफी पहले आया तो, बट फिर भी समझ लो। जैसे कि जैसे ये आपका सपोज करो ये कोई अ, ये पड़ा है आपका, क्या बोलते हैं इसको, बोल्ट है ना। तो ये बोल्ट है, ऐसा बोल्ट है आपके पास में, ठीक है। ये वाला बोल्ट पड़ा हुआ है, ऐसा है, यहाँ पे आगे ऐसा हो गया। यहाँ पे इसकी जो ये हैं चूड़ियाँ, वो इस ये चूड़ियाँ इधर को हैं, है ना? ये है पूरा कार्यक्रम। अब ये 3D में आपको अभी फ़िलहाल इमेजिन करने का है। लेकिन जब हम इसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग करेंगे ना, तो जैसे लेट्स से मुझे साइड से दिख रहा है, तो मुझे साइड से अगर इसका डायग्राम बनाना होगा ना, तो मैं ऐसा बना दूँगा कि कुछ तो मुझे ऐसा सर्कल सा दिख रहा है ना? ओवल शेप में दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा, फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक इसकी चूड़ियाँ हैं ना, तो मैं एक कंटीन्यूअस थिन लाइन ऐसी 2 तरफ से बना दूँगा, तो मुझे क्या पता चल गया कि इतने सरफेस में तो चूड़ियाँ हैं, इतने सरफेस में चूड़ियाँ नहीं हैं। तो यही होती है थ्रेड लाइन, है ना? ये भी आती है बी टाइप के अंदर ही आती है। बाकी ज़्यादा कुछ दिमाग इसमें लगाने की मतलब इतना जितना बताया है उतना रख लो याद बस, है ना? ज़्यादा अब अब हम आते हैं सी टाइप की लाइन्स पे, ठीक है? कौन-सी लाइन पे आएँगे भई? सी टाइप की लाइन, आओ C1 की बात करें। देखो, तो यार इसमें जो है आपकी C1 ही होती है ना? एक ही होती है C1 और इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन, ठीक है? फ्री हैंड लाइन या फिर इसको शॉर्ट ब्रेक लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलते हैं। अब ये ना इस तरीके की होती है, ऐसी-ऐसी, ऐसी-ऐसी कटी दिखेगी, फिर ऐसी-ऐसी, है ना? इस तरीके की ये लाइन होती है, पूरी इर्रेगुलर टाइप की है ना? छोटे-छोटे से इसमें ब्रेक्स हैं यानी थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी दूरी पर इसके ब्रेक्स होते हैं और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? तो इसका यूज़ होता है लिमिट्स ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यूज़। इंटरप्टेड व्यूज़, ठीक है? अच्छा इसका अब मतलब समझो कि इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे सपोज़ करो मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये जो आपकी हैचेड लाइन होती है, ये रही आपकी हैचेड लाइन। ये यहाँ पे हमने क्या वर्ड का यूज़ किया था कि आपने इसको कट किया है। तो जब आपने एक ठीक तरीके से कट किया तब तो आपने किसका यूज़ कर लिया? भैया हैचेड लाइन का यूज़ कर लिया। लेकिन जब कहीं पर आप किसी चीज़ को तोड़ोगे, क्या करोगे? किसी चीज़ को ब्रेक करोगे। तो जब भी आप ब्रेक करेंगे तो देखो, कट करने का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज़ करो ये पनीर का टुकड़ा है ना? पनीर खाया है ना सबने? तो भैया पनीर का टुकड़ा है, आप इसको अगर नाइफ़ से कट करोगे, तो ये बिल्कुल सीधा कटेगा, एकदम प्लेन सरफेस पे कट जाएगा, तो आप वहाँ हैचेड लाइन बना दोगे। लेकिन अब अगर आप सपोज़ करो इस पनीर के टुकड़े को दोनों हाथ से तोड़ देते हो, तो कैसी ऐसी-ऐसी लाइन आएगी, ऐसी-ऐसी लाइन आएगी। तो बस इसी को अगर हमें शो करना है अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो आप सपोज़ करो ऐसा एक सरफेस है, इसमें इस तरीके से टूट गया, दूसरा सरफेस ऐसा होगा, है ना? तो यहाँ पे आपकी यूज़ होती है शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है? चलो भई, अब आ जाओ आप डी पे। कौन-सा है भई? टाइप डी लाइन। टाइप डी होती है लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है? शॉर्ट ब्रेक लाइन आप समझ गए। भई शॉर्ट ब्रेक का यूज़ कहाँ पे करना है? जहाँ पे आपका बेसिकली पार्शियली टूटा है या कुछ व्यू नहीं आ रहा ठीक से, है ना? लेकिन अब लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है ये डी1, है ना? अब लॉन्ग ब्रेक लाइन आप कैसे शो करोगे? अच्छा इसको ही ये बोला जाता है लॉन्ग ब्रेक लाइन को कॉन्टिन्यूअस थिन और यहाँ पे आप स्ट्रेट कॉन्टिन्यूअस थिन, अरे यार, कॉन्टिन्यूअस थिन स्ट्रेट ज़िगज़ैग लाइन, है ना? ज़िगज़ैग लाइन और ये दिखने में कैसी होती है? देखो ऐसी आएगी, टनना, ऐसी आएगी, टनना, ऐसी आएगी, ऐसे, है ना? तो आप बेसिकली बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक नहीं है, ये लॉन्ग ब्रेक्स हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो आप शॉर्ट ब्रेक लाइन है ना, इसका यूज़ हम जैसे कोई बाउंड्री है, कोई सरफेस है, वो बड़ा रफ सरफेस है, इर्रेगुलर सरफेस है, तो वहाँ पे भी शो इर्रेगुलर सरफेस को शो करने के लिए भी शॉर्ट ब्रेक लाइन का हम यूज़ करते हैं। अच्छा लॉन्ग ब्रेक लाइन में अब एक चीज़ और पूछी जाती है कि ये जो आपकी लॉन्ग ब्रेक यानी ये जो लाइन एक आप बीच में देख रहे हो, ये कितना गैप होता है इसमें?
तो ये बेसिकली आपको गैप देखने को मिलता है 10 से 25 एमएम का इसमें गैप बनाया जाता है। ये सवाल भी मतलब देखो ये जो ये मेजरमेंट वाले क्वेश्चन है ना, ये आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन टपक ही जाते हैं, तो इनको एटलीस्ट माइंड में रखना आपने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली आपका जिगजैग, हमें मतलब जिगजैग फॉर्म में दिखती है, तो इसको जिगजैग लाइन भी बोलते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन भी बोलते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो इसका यूज़ जो बेसिकली किया जाता है टाइप डी लाइन का, टू शो अ सेम टाइप ऑफ फिगर इन अ शॉर्ट स्पेस। ठीक है, जब हम किसी बड़े से फिगर को शॉर्ट स्पेस में दिखाना चाहते हैं जो कि सेम है आगे, जैसे बात समझिएगा, आपके पास में ये एक पनीर का टुकड़ा है ना? ये पनीर का टुकड़ा बहुत लंबा है यार। ये पीछे ऐसा गया है ना? इस तरीके से ऐसा ऐसा पनीर का टुकड़ा है, बहुत लंबा है। तो अगर मैं इसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग करना चाहूँ, मैंने देखा यार यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, ये सेम ही तो चला जा रहा है, इसका लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है और थिकनेस भी सेम है। तो मैं क्या करूँगा? ऐसा बनाऊँगा, ऐसा बनाऊँगा, ऐसा बनाऊँगा, ऐसा बनाऊँगा और ऐसा। ठीक है? इसके बाद में मैं डाल दूँगा एक ज़िगज़ैग। ज़िगज़ैग डाल दिया, यहाँ से ज़िगज़ैग डाल दिया, ये ज़िगज़ैग डाल दिया और फिर यहाँ फिर मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। मतलब ऐसा यहाँ भी ज़िगज़ैग डाल के ऐसे ख़त्म कर दूँगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आगे तक गया है। ये यहीं फ़िनिश नहीं है, ये काफ़ी लंबा था, इसको मैंने शॉर्ट में दिखा दिया। तो ये यूज़ होता है ज़िगज़ैग लाइन का। बात समझ गए? तो अभी आई गेस मैंने आज जितनी ये लाइनें कराई हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है? अब इसके बाद में और आपकी, अब क्योंकि आपको टोटल 10 टाइप ऑफ लाइन्स करनी है, बट ये जो ऊपर कराई है ना डी टाइप तक, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर लाइन से क्वेश्चन बनना है तो मैंने आज जितना थ्योरी में कराया है, उसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी अगले सेशन में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, पीवाईक्यूज़ भी करेंगे जो आपके आए हुए हैं एलपी वगैरह में, और इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उनका डिस्कशन भी देखेंगे, ठीक है? फिनिश कर लेंगे अगले वाले सेशन में हम इसको, और फिर इसके बाद में मैं आपको कराऊंगा लीवर्स। और बाकी आपको सैटरडे संडे में कुछ पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगी, क्योंकि आपको उनका भी यूज़ करना होगा पीडीएफ का। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया या प्रोजेक्शंस वगैरह हो गया, तो उसकी हम पीडीएफ डालेंगे। मंडे तक आपको वो पीडीएफ वगैरह जो भी है, वो एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहीं पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। बिकॉज़ बार-बार वीडियो बनाने का मेरे पास ऐसा टाइम ज़्यादा रहता नहीं है। और अगर अच्छा लग रहा है सेशन यार, लाइक शेयर और वो फलाना-ढिमकाना जो भी होता है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लास्ट टाइम पे अच्छे कंटेंट को शेयर करेंगे, कंपटीशन बढ़ाना है क्या? तो यार देखो, मेहनत करोगे तो मिलेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा है यार, ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ये बस मेरे ऊपर थोड़ा टीम का डंडा रहता है और तो कुछ है नहीं। तो फिलहाल मैं सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मेहनत करते रहिए, देखो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो मेहनत अच्छे से करोगे तो सब कुछ होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये ना एक मतलब आप ये समझ लो, इक्विलिब्रियम में हम लोग रहते हैं। लाइफ क्या है कि इक्विलिब्रियम है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको परिणाम मिल जाएगा। आप मेहनत जैसे ये है ना, ये लाइफ स्पैन में हमेशा एग्जांपल देता हूँ। तो इसमें कोई नया बच्चा होगा तो वो समझो ध्यान से। ये लेट्स से आपकी लाइफ है, जितने भी साल जियोगे। इसमें ना ये है एक मिड पॉइंट, आपको इतने में मेहनत करनी है, इतने में आराम करना है। तो अगर आपने लेट्स से ये मेहनत वाला नेगेटिव ले लिया, अगर आपने बचपन में मेहनत कर ली, तो बाद में आराम मिलेगा। यहाँ आपने आराम यहाँ पे अगर आपने आराम कर लिया इस टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे एकदम मेहनत करनी पड़ेगी। तो बुढ़ापे में मेहनत करने से बेटर है, अभी मेहनत कर लो अच्छी खासी, थोड़ा ठीक-ठाक लाइफ बना लो अपनी, है ना? तो सब कुछ सेट हो जाएगा। फिलहाल इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। बाय बाय। थैंक यू सो मच।